नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भारत बनेगा शांति दूत। दुनिया में शांति कायम करने के लिहाज से यह हफ्ता बेहद अहम साबित होने वाला है। इसमें भारत की भूमिका बेहद खास होगी। रूस यूक्रेन के बीच 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को विराम देने का फॉर्मूला भारत में बनाने की तैयारी है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव का अचानक भारत दौरा इसी दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उनकी यात्रा इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की यात्रा से ठीक पहले है। नफ्ताली भी जल्द ही भारत आने वाले हैं। उन्हें 2 अप्रैल को भारत पहुंचना था, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते फिलहाल उनका दौरा जो है वो टल गया है। रूसी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफ्ताली के साथ बात करेंगे। नफ्ताली की यात्रा समाप्त होने के बाद मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात करेंगे। दूसरी ओर नफ्ताली भी यही करेंगे। इससे रूस यूक्रेन के बीच शांति की राह निकलने की संभावना है। आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार संघर्ष विराम की वकालत कर रहा है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में एक ही दिन में 2 प्रस्ताव पर वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। एक प्रस्ताव यूक्रेन के पक्ष में था, जबकि दूसरा रूस के पक्ष में था। शांति के फॉर्मूले पर विस्तृत बातचीत रूस यूक्रेन के बीच भी जारी है। भारत और इजरायल की भूमिका मतभेद के अहम पहलुओं को सुलझाने की है। एक सवाल भी है कि क्या भारत एक बड़ा शांति दूत बनेगा। दूसरी चीज देखिए, महत्वपूर्ण रूप से यह भी है कि आखिरकार यह सुलह हो पाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि भारत इजरायल की भूमिका अहम क्यों है, यह भी देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत यात्रा इनकी होनी है, हम और देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी भी लगातार तमाम लोगों से बातचीत होना और एक फॉर्मूला जो है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये चाह रहा है कि ये सुलह का जो एक रास्ता है वो भारत में हो या वो एक फॉर्मूला यहां पर भरें। तो निश्चित तौर पर भारत और इजरायल युद्ध रोकने का फॉर्मूला तैयार करें, ये अमेरिका भी चाहता है। पूरी स्ट्रेटजी भारत में हो। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह पे, इस पूरे एक जो ये युद्ध है उसमें भारत की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आखिर क्यों और ऐसा हो पाएगा या नहीं, कहां किसको कितनी जरूरत हो रही है, मुझे लगता है ये विशेषज्ञ बहुत अच्छे से बता पाएंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदीप त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनुपम तिवारी जी आपसे करना चाहती हूं। एक मुझे लगता है शांति कायम करने के लिए वाकई में ये हफ्ता जो है वो बेहद खास है। भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, या भारत का नाम एक ऐसी जगह पे आ रहा है कि लग रहा है कहीं ना कहीं इसका कुछ हल निकलेगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है भारत और इजराइल की यदि हम बात करें, इनकी भूमिका बहुत अहम है। खासतौर पर इजराइल पे मैं बाद में जाऊं, भारत की बात करूं, क्या लगता है भारत अभी जितनी चीजें हम देख चुके हैं, पहले भी पीएम मोदी ने बातचीत की है, ऐसा नहीं कि पहले बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी और पूरी सुलह भारत में ही हो, पूरा फॉर्मूला यहां हो, ये अमेरिका भी चाह रहा है। आखिर ऐसा क्यों और क्या इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए राखी जी, अगर हम 1 महीना पहले का सिचुएशन देखें तो उसी समय से भारत इस पूरी भूमिका में उपस्थित था, एक पीस मेकर की भांति उपस्थित था। और आप ये चीज देखेंगे कि लगातार जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड थे उन पर भारत की उपस्थिति रूस के अंदर, यूक्रेन के अंदर लगातार दिखी है। आपको याद होना चाहिए कि भारत ने सिर्फ अपने ही नहीं, अपने पड़ोसियों के ही नहीं और बाकी अन्य देशों के भी शरणार्थियों को, वहां पर निवासियों को वहां से निकालने में ड्यूरिंग वॉर सफलता पाई थी। भारत की भूमिका यही है और भारत इसी वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत कभी एग्रेसिव नहीं रहता है और जो भी ताकतें एग्रेशन दिखा रही हैं, भारत एक ऐसा देश माना जाता है जो कि उस एग्रेशन को कूल डाउन करने में अपनी डिप्लोमेसी की वजह से, अपनी सामरिक नीतियों की वजह से हमेशा सफल रहता है। दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो जहां पर एक देश दूसरे देश के खिलाफ लड़ रहा हो, जहां पर एक देश दूसरे देश के खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा हो या कुछ विवाद के पॉइंट्स हो, तो दुनिया लगातार भारत की तरफ देखती है। और पिछले 2 दशकों में, जब से बल्कि मैं कहूंगा 3 दशकों से, जब से भारत ग्लोबलाइजेशन के दौर से, आर्थिक रूप से ग्लोबलाइजेशन के दौर में आया है, और उसके बाद से भारत की भूमिका जो है आर्थिक तौर पर भी विश्व में जब दिखाई देनी शुरू हुई है, तब से भारत की उपस्थिति को बहुत ही कायदे से देखा जा रहा है। भारत पहले भी था, लेकिन भारत की खुद की समस्याएं इतनी ज्यादा थी, भारत कभी दखलंदाजी नहीं कर सकता था।
भारत एक उभरती हुई शक्ति था, लेकिन दुनिया ने देखा है कि 90 के दशक के बाद से भारत ने आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और रणनीतिक रूप से तमाम वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। तो यूक्रेन और रूस का जो भी संकट है उसमें भारत पहले दिन से उपस्थित था। आप देखिए, अगर आप चीजों का आकलन करें, जिस तरह भारत ने 2 जगह, आपने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 2 बार वहां पे एब्सेंट रहा भारत, चीन भी एब्सेंट रहा था, आपको याद रखना चाहिए। लेकिन दुनिया चीन की तरफ न देख करके भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि चीन के एब्सेंट रहने में भी दुनिया चीन का एक षड्यंत्र देख रही है। भारत के खिलाफ, भारत के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारत के साथ पूरे विश्व में एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। भारत भी अनुपस्थित था उन मीटिंग्स के दौरान, लेकिन भारत के ऊपर इस तरह कोई आरोप नहीं लगा कि भारत रूस की सहायता कर रहा है। भारत के ऊपर रूस भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि भारत ब्लाइंडली नेटो के पक्ष में चला जा रहा है। यानी कि दोनों जो बैलेंसिंग, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पावर्स हैं, उनके बीच में भारत और कुछ हद तक मैं इजराइल को भी रखूंगा, ये 2 शक्तियां ऐसी हैं जो कि बैलेंस बनाती हैं, जो किसी एक पक्ष में बहुत ज्यादा झुकाव नहीं रखती हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे, नफ्ताली साहब हो या भारत के प्रधानमंत्री मोदी हो, कुछ कोशिशें टर्की की तरफ से भी हुई हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको ये नहीं कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक कोशिशें थी, उसने अपना मंच जरूर मुहैया करवाया है। लेकिन पूरा विश्व जानता है कि भारत और इजराइल 2 ऐसे देश हैं जो कि दोनों पावर्स के साथ, नेटो के साथ भी और रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं, व्यापारिक संबंध रखते हैं, रणनीतिक संबंध रखते हैं। तो भारत और इजराइल अगर चाहेंगे तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। जैसा आपने कहा था, ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी हफ्ते में शांति की, सुलह की बातें हो सकती हैं। यूक्रेन भी कुछ झुका है और रूस भी झुकना शुरू हो गया है। नाटो के पक्ष भी, जो लगातार धमकियों से बातें कर रहे थे, अब अपने रुख में थोड़ा सा नरमी दिखाने लग गए हैं। और चीन का जो षड्यंत्र है वो पूरी दुनिया जानती है, इससे चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती है। भारत इसी वजह से एक महत्वपूर्ण भूमिका में आपको जल्द ही दिखाई दे सकता है। ठीक है। अमरदीप त्यागी जी, क्या लगता है, एक इतना लंबा वक्त देखने के बाद आज भारत ये शांति, मुझे लगता है शांति दूत के रूप में सामने आएगा, ये सुलह हो पाएगी या नहीं, ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, सुलह हो जाती है, हम तो यही चाहेंगे ये युद्ध रुक जाए। बहुत लोगों की जान गई है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, दोनों अड़े हुए थे, अब जाके धीरे धीरे बात जो है थोड़ी थोड़ी सेटल होती दिख रही है। लेकिन लगातार जो उनको करना है वो करें, ना यूक्रेन कम पड़ता है, ना रूस कम पड़ता है। बात ये होती है कि इतना होने के बाद मान लीजिए सुलह हो भी जाती है और भारत ये करवा देता है, तो भारत का एक अलग नाम होगा। लेकिन हम आने वाले समय की बात देखें, इसकी रिकवरी कैसे हो पाएगी, इसको कैसे कर पाएंगे? देखिए राखी जी, भारत का शुरू से ही जो मोटो है वो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी पूरा विश्व जो है एक कुटुंब की तरह है। और भारत ने हमेशा जो है शांति दूत की तरह काम किया है। कहीं भी यदि गया है तो शांति के तौर पर गया है। यदि पिछले 2 विश्व युद्धों में भारत का पार्टिसिपेशन देखे तो उसका कारण सिर्फ यह था कि भारत में ब्रिटेन का राज था, और ब्रिटेन के कारण से भारत जो है उस विश्व युद्ध में भारत को हिस्सा लेना पड़ा। लेकिन जैसे अब जब 1947 के बाद भारत आजाद है, भारत शुरू से ही, चाहे वो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी हों, भारत जो है तटस्थता के साथ जो है सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है। वो नहीं चाहता किसी के साथ भी हमारा बहुत ज्यादा अलायंस हो या बहुत ज्यादा किसी के साथ मतभेद हो। अपने पड़ोसी देशों के साथ भी, जिनके साथ हमारे संबंध जो है वो सामरिक दृष्टि से या यू कैन से बॉर्डर डिस्प्यूट होने के कारण थोड़े थोड़े खराब रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब कभी ऐसी नौबत आती है कि यदि उनको कोई हेल्प की जरूरत हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, वहां भी हम जाके मदद करते हैं। इवन अब जैसे अफगानिस्तान जो तालिबान जैसे क्रूर शासकों के हाथों में, वहां भी हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काफी सहायता पहुंचाई है। तो कहने का तात्पर्य है, भारत को एक ऐसे नजरिए से देखा जाता है पूरे विश्व में जो शांति स्थापित कर सके। इसीलिए सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, भारत पर बहुत विश्वास करते हैं। और जिस तरह रशिया जो है भारत का बहुत पुराना संबंध रहा है, हमारा सामरिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, और वैसे भी हमारे बड़े आत्मीय संबंध रहे हैं रूस के साथ। उसके अलावा अभी कुछ सालों में अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध बने हैं। क्वाड में हम उसके पार्टनर हैं। भले ही हम जो है रशिया के साथ हम मौन समर्थन देते रहे हों, चाहे वो एब्सेंट रहकर या हम कोई वक्तव्य न देकर रूस के खिलाफ, लेकिन फिर भी अमेरिका को भारत पर बहुत विश्वास है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता
तो वो क्वाड से भारत को एक्सपेल करने की बात कर सकता था, भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगाने की बात कर सकता था। लेकिन अमेरिका भी जानता है कि भारत जो है सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करने वाला है। तो इसलिए अमेरिका को भी भारत पर पूर्णतः विश्वास है। अब मैं कहूंगा कि जो शांति की बात, जैसे पिछले 34-35 दिन से ये युद्ध चल रहा है, देखिए रशिया जो है अपने मकसद में ऑलमोस्ट कामयाब रहा है। जिस तरह उन्होंने प्लान किया था, एवरीथिंग हैज गॉन एज पर द प्लान। वट एवर प्रोपेगेंडा यू कैन से, जो वॉर का एक हिस्सा होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। जिस तरह अमेरिका या नाटो कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि रशिया के इतने जहाज गिर गए, इतने सैनिक मारे गए, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ जिस तरह वो देखने को मिल रहा है उस तरह की यहाँ पे नहीं हुआ है। यूक्रेन में इतना ज्यादा रशिया को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो जरूर हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि रशिया का जो है वो इतनी हालत खराब हो गई कि रशिया को नरम पड़ना पड़े। लेकिन यूक्रेन का जरूर सब कुछ खत्म हो गया है। आज की तारीख में रशिया जो है वहां पे मॉपिंग अप की कार्रवाई कर रहा है। आई मीन टू से, जो उसके बचे कुछ सैनिक बिल्ट अप एरिया में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको खत्म करने की जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि शांति तो होनी ही है और उसमें भी भारत जो है अग्रणी बनता है, उसमें सिरमौर बनता है और उसमें एक तरह से मध्यस्थता करता है। तो ये भारत के लिए बड़ी सम्मान की बात होगी और पूरे विश्व में भारत का जो कद है एक बड़ा कद उभर के आएगा और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो एक जो कैरेक्टर है वो एक अपने आप में बड़ा निखर के आएगा और बड़े नेता के तौर पे मोदी जी जाने जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य भारत मध्यस्थता कर पाएगा और अच्छे से कर पाएगा और यहाँ पे शांति स्थापना भी भारत के थ्रू ही होगी। बिल्कुल सही है अनुपम जी, एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये बात मैंने भी कही कि कहीं ना कहीं यदि भारत ये करवा पाता है और ये यदि हो जाता है जल्द से जल्द, तो निश्चित तौर पर भारत की एक जो नाम है या एक जो पोजीशन है या जो एक सम्मान है वो अलग होगा। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि इन तमाम चीज़ों के लिए लगातार पहले से बातचीत हो रही है, बहुत कुछ करने की बात गई है। पीएम मोदी जो हैं वो पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन जो एक मुझे लगता है कड़ा रुख, चाहे हम व्लादिमीर पुतिन का बोलें, चाहे हम यूक्रेन की बात कर लें, इन लोगों के जो एक एटीट्यूड, मुझे लगता है कहना गलत नहीं होगा, जो आ रहे थे, जो स्टेटमेंट आ रहे थे, ये कह तो रहे हैं कि हम बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सारी चीज का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन एक तरफ बैठक होती है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन नहीं होता और तीसरी तरफ बेगुनाह जो मारे गए, जो इतना नुकसान हुआ, यूक्रेन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हुई। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों से अब निकल के उसकी जो रिकवरी होगी या उसको कैसे कर पाएंगे, और अभी भी संशय है कि कोशिश भारत जरूर करेगा, लेकिन इन लोगों का एक जो थिंकिंग है, एक जो करने का जो अभी तक इनने पूरा एक इतने टाइम में चीजें चलाई हैं, वो ये मान जाए तो बहुत बड़ी बात है। राकेश जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। देखिए, लड़ाई जिनके बीच में हो रही है, रास्ता अंत में उन्हीं को निकालना पड़ेगा। भारत हो या इजराइल हो या कोई अन्य ताकत हो, वो सिर्फ उनको बातचीत की टेबल तक ला सकती है। बाकी मसले उनको खुद अपने आप हल करने पड़ेंगे। और जो नुकसान उन्होंने युद्ध में एक दूसरे का कर दिया है, बल्कि रूस का तो बहुत ही कम नुकसान हुआ है, जो यूक्रेन का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति में अब कम से कम 20 से 30 साल लगने वाले हैं। अपनी आज की जो डेवलपमेंट है उससे दशकों पीछे यूक्रेन जा चुका है, इसको मानना पड़ेगा। और पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल जो समस्याएं आने वाली हैं वो तो आएंगी ही, वो तो शांति के बाद भी आएंगी। लुहांस्क और डोनेट्स्क वगैरह का इलाका जो है, वहां पर पॉलिटिकल इंसर्जेंसीज बार बार अभी आपको आने वाले काफी समय तक देखने को मिल सकती है। विवाद शांत उसके बाद भी तमाम चीजें होती हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बातचीत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इससे मैं दुखी होता हूं जब जो विश्व की जो वो संस्थाएं हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मुहैया कराने के लिए जिनको आधिपत्य दिया गया, जिनको ये माना जाता है कि वो इसके ऊपर काम करेंगे, UNHRC हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ये तमाम ऐसी जो वैश्विक संस्थाएं हैं जिनको यहाँ पर दिखना चाहिए था, मुझे बहुत दुख होता है कि यूक्रेन के अंदर उनकी उपस्थिति बहुत ना के बराबर रही है। और इसी वजह से अब भारत जैसे देशों की भूमिकाएं बढ़ जाती हैं, जो कि दुनिया में जाने ही से जाते हैं कि वो मानवता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जैसा सर ने कहा था उसकी बातें करते हैं। जो नुकसान वहां पे होना था वो तो हो चुका है और आगे होता भी रहेगा, लेकिन भारत जैसे देश इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही है राखी जी, जैसा आप कह रही हैं
कि अंतोगत्वा इस समस्या को रूस यूक्रेन को ही मिल बैठकर सुलझाना है, बल्कि मैं कहूंगा कि रूस और नेटो को बैठ करके सुलझाना है, जो कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक आज जाने को तैयार बैठे हैं। विश्व युद्ध तक की सिंबल्स दिखाई देने लग रहे हैं पूरी दुनिया को। और ये क्या है कि ये केवल अहम का टकराव है, क्लैश ऑफ ईगो है। प्रेसिडेंट पुतिन का एक अलग ईगो है, प्रेसिडेंट बाइडेन का एक अलग ईगो है, और जेलेंस्की साहब का एक अलग ईगो है। एक दूसरे से कम कोई नहीं समझता अपने आप को, लेकिन इनको ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। ईगो लेकर के आप नहीं चल सकते हैं, आपको झुकना पड़ता है, आपको कहीं पर तटस्थ भी रहना पड़ता है, आपको कहीं पर निगेटिव सिम्टम्स भी दिखाने पड़ सकते हैं। आपको क्षण भर के लिए ऐसा लगेगा कि आप बैकफुट पर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में मानवता के लिहाज से और देश के लिहाज से वो आपकी जीत होती है। भारत से इनको सीखना चाहिए। भारत ने जिस तरह से इस पूरी समस्या को देखा है, परखा है, जांचा है, और जांचने के बाद आज वहां पर एक बेंच मुहैया कराने की कोशिशें भी कर रहा है। इसको आप सिर्फ पॉलिटिकल व्यू से ना देखें। भारत का एक स्वभाव रहा है राखी जी, भारत भगवान कृष्ण के जमाने से, बहुत पुरानी सभ्यता से आज तक उसने हमेशा मानवता के विकास की बातें करी हैं। विनाश हम लोगों ने सबसे पीछे रखा हुआ है। यहाँ पर जितने भी तरह के रेजीम्स आए हैं, इतिहास से उठा करके देख लीजिए या वर्तमान समय में देख लीजिए, सब ने सिर्फ और सिर्फ मानवता का पक्ष लेने की कोशिश करी है, और इसी वजह से भारत की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूरा विश्व इस बात को जानता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत का कोई अपना ईगो नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी समझ दुनिया में ऐसी है कि वो तटस्थ रह जाता, लेकिन तटस्थ रहना हमारी कमजोरी कभी नहीं रहा है, हमारी ये ताकत बन के रहा है। और दुनिया देर सवेर इस चीज को समझेगी, या मैं कहता हूं समझने लग गई है। रूस यूक्रेन वार ने भारत की भूमिका को स्पष्ट किया पूरे विश्व में, और ये दिखाया है तटस्थ रहकर भी, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाकर भी आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। या किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की या किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत का स्वभाव है। और भारत का स्वभाव ये सिर्फ आजादी के बाद नहीं डेवलप हुआ है, आजादी के हजारों हजार साल से पहले से भी भारत का यही स्वभाव रहा है राखी जी। बात आपकी सही है कि फिर लड़ाई जिनके बीच में हो रही है, लड़ाई का अंत भी उन्हीं के बीच में होगा, लेकिन हाँ, उसके बाद जब लड़ाई का अंत हो जाएगा तो भारत जैसे देशों की भूमिकाएं मैं और ज्यादा बढ़ी हुई देख रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, और देखिए वो होगी भी। अमरदीप जी, ये बात देखिए बार बार आएगी, और सवाल अभी यही लग रहा है कि ठीक है, चाहे ये सुलह होती है नहीं होती है, क्या होगा ये उनको डिसाइड करना है। भारत एक माध्यम जरूर हो सकता है, या ये कह लीजिए कि एक जो चर्चा भारत इजराइल को लेकर दोनों तरफ से होनी है, क्योंकि दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है यदि बातचीत का दौर देखें, लेकिन करना उनको ही है। और जो चीजें हम देखते हुए अभी तक आए हैं उसको देख के बहुत मुश्किल लगता है। उस एटीट्यूड को निश्चित तौर पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि भारत की भूमिका शुरू से, ये हम सब जानते हैं कि शुरू से वो नहीं कहीं ना कहीं चाह रहा है कि ये तमाम चीजें खत्म हो जाएं, ये युद्ध ना हो, ये इसके लिए बात पहले हो चुकी है, लेकिन ना तो यूक्रेन समझा ना रूस समझा। और ऐसे में स्थितियां हम कहां देख रहे हैं आज कि लगातार इतने दिन, महीनों से ज्यादा अब तो मुझे लगता है हो चुका है, इतने लोगों की जान जा चुकी है, इकोनॉमिकली भी हम देखें तो बहुत कुछ डैमेज हो चुका है। तो आज यदि भारत करवा भी देता है तो भारत की एक स्ट्रैटेजी, भारत एक अलग जगह होगा, लेकिन ये लोग उस चीज को कर लेंगे, ये बहुत बड़ा संशय है कि भारत के इंटरप्शन के बाद भी ये करेंगे या नहीं, इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जब भी ये जो भी सोल्यूशन होगा उसमें मेरे को 2-3 सोल्यूशन नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह व्लादिमीर पुतिन जी का एटीट्यूड है, उससे मुझे लगता है जो 3 ऑप्शन मैं समझ रहा हूँ। एक तो ऑप्शन ये होगा कि उसको रशिया का हिस्सा बना ले यूक्रेन को। जब यूक्रेन रशिया का हिस्सा बन जाएगा, ऑटोमेटिकली रशिया ने फिर वहां पे जो भी डेवलपमेंट करना है या जो भी तहस नहस किया उसको वापस से डेवलप करेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू पार्ट ऑफ द रशिया ओनली। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है वहां पे व्लादिमीर पुतिन अपनी पसंद की सरकार या प्रो रशियन गवर्नमेंट कोई बना दे, एक यू कैन से पपेट वहां पे गवर्नमेंट बना दे, वहां के राष्ट्रपति इस तरह के बना दे जो रशिया के फेवर में हो और व्लादिमीर पुतिन के कहने से चले। और एक मेरे को जो संभावना जो नजर आ रही है उसमें मुझे लगता है कि वहां का नक्शा ही बदल दे और यूक्रेन के हो सकता है 2-3 टुकड़े कर दिए जाए। जैसे डॉनबास रीजन है उसको एज इट इज वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुका है। क्रीमिया को हालांकि अपने हिस्सा बताता है रशिया, लेकिन हो सकता है कि उसको भी एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन या अपनी वेसल स्टेट बना दे। और एक ये जो वेस्टर्न यू कैन से नॉर्दर्न वेस्टर्न जो यूक्रेन है उस हिस्से को जो है एक इंडिपेंडेंट रीजन बना के वहां पे अपना
कुछ स्थापित कर दे। तो इस तरह की संभावनाएं नजर आती हैं और उसमें मुझे लगता है जिस तरह रशिया ने इसको बर्बाद किया है, अल्टीमेटली रशिया को ही उसको बिल्टअप करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक मॉरल ड्यूटी बन जाएगी, क्योंकि आपने अल्टीमेटली उस पर कब्जा कर लिया या वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना दी, तो उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का जिम्मेदारी भी आपकी है। उसके अलावा जो उनके फेवरिंग नेशन है या जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वहां से भी कंट्रीब्यूशन वहां पे यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जाएगा, या दूसरे जो और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के, वहां से भी उसको हेल्प करके उसको एक रिकंस्ट्रक्ट करने का जो है वो प्लान तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह की संभावनाएं मुझे नजर आती हैं। ठीक है। अच्छा अमरदीप जी, क्योंकि समय की भी सीमा, एक बहुत छोटा सा सवाल, अभी तक की जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां हमने देखी, भारत की बातचीत को भी देखा, और आने वाले समय में जो दौरे हैं जो होंगे, जो बातचीत का दौर होगा, उसके बाद पीएम मोदी फिर से तमाम लोगों से बात करेंगे। एक कह लीजिए कि इसका एक सुलह का जो पूरा फॉर्मूला है, स्ट्रैटेजी है, वो भारत की तरफ से चाह रहे हैं। इतना सब होने के बाद क्या लगता है आपको कि जीतेंगे और ये सुलह हो पाएगी? नहीं, देखिए, सुलह तो अल्टीमेटली होनी है। लेटर ऑफ सुलह, देखो, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ। युद्ध के बाद आखिर में आपको टेबल के ऊपर बैठ के ही सलाह मशवरा करना होगा, बातचीत के साथ ही इसको संभालना होगा। देखो, ये सदा तो युद्ध चलता नहीं रह सकता कि ये अगले 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहे। ये और 5-7 दिन ज्यादा से ज्यादा, और मैं कहूंगा कि ठीक है, छुटपुट का जो बिल्टअप एरिया में जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है, वो हो सकता है 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, इस तरह का मैक्सिमम चल सकता है। बट अल्टीमेटली, क्योंकि अब वहां पे मॉपिंग अप की कार्रवाई चल रही है, यूक्रेन के पास बहुत कुछ बचा नहीं है लड़ने के लिए, और रशिया के पास खत्म करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यूक्रेन का ऑलमोस्ट उन्होंने वॉर मशीनरी को खत्म कर दिया है, उनके जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशन थे उनको नष्ट कर दिया है। तो अभी जो उनके जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, जो एक तरह से काइंड ऑफ इंसर्जेंसी टाइप, जैसे वो बिल्टअप एरिया में छुटपुट की स्नाइपिंग कर रहे हैं या कुछ इस तरह का एक्टिविटी रशिया के ऊपर कर रहे हैं, तो उनको खत्म करने का ये दौर चल रहा है। तो उसको खत्म करने से पहले जो भारत को एक मध्यस्थ बनाकर वहां पर इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि जो भी, मतलब मैंने 3 ऑप्शन बताए, इन 3 में से कोई सा एक ऑप्शन जो है वहां पे, या इनका मिक्स ऑफ ऑल 3 कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, कि उसमें कुछ एरिया को इंडिपेंडेंट कर दे, कुछ को अपने अंडर में कर ले, कहीं पे अपनी पसंद की गवर्नमेंट बिठा दे। इस तरह की जो एक्टिविटी या इस तरह का जो प्लान है, वो फ्यूचर में मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल। अनुपम जी, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही है। हमारी जो बहस का जो मुद्दा है वो भी बहुत अच्छा है कि हमें युद्ध के बाद के समय के ऊपर विचार करना पड़ेगा। यूक्रेन के अंदर जितनी तबाही मचाई जा चुकी है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूस नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार वो कंट्रीज भी है जो परोक्ष रूप से यूक्रेन को उकसा रही थी ये सब करने के लिए। यानी नेटो या पोलैंड या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सबकी जवाबदेही बनती है। और इसी वजह से कल को जब युद्ध शांत हो जाएगा, जैसा सर ने बोला, युद्ध को एक दिन शांत होना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस दिन युद्ध शांत हो जाएगा, उसके बाद ये जितने भी दावेदार हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, उनको बिल्डअप में आगे आना पड़ेगा। शरणार्थी की एक बहुत बड़ी संकट पूरे यूरोप के अंदर हम देख सकते हैं। अब इसमें उन सारे देशों को मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी जहां पर इन शरणार्थियों की बाढ़ आने वाली है, और आनी शुरू हो चुकी है। पोलैंड में, हंगरी वगैरह में हजारों की तादाद में लोग लगातार पहुंच रहे हैं, और उनको खाना पीना मुहैया करवाना, उनको शरण देना, उनको शेल्टर देना, ये अब सब देशों की जिम्मेदारियां बन जाती हैं। आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक महत्वाकांक्षा की वजह से आपने एक देश को बर्बाद होने दिया। सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो देश जब बर्बाद हो रहा था, सब आंख मूंद करके देख रहे थे। इसलिए अब जब सिचुएशन बदलेगी, युद्ध जब समाप्त होगा, तो सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और यहाँ पर वो देश, मुझे लगता है कि फायदा उठाने की कोशिश करेंगे जो इस एक तरह से षड्यंत्रकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि चीन वगैरह हो गया, जो कि पाकिस्तान हो गया। ये सब देशों ने इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाने की सोची थी, और इसी वजह से अब बाकी सारी दुनिया की जिम्मेदारी इन देशों को ताकने की भी हो जाती है कि कहीं रूस यूक्रेन युद्ध से फायदा उठा करके ये कहीं और एग्रेशन ना करते। चीन की जो है पूरी मंशा है ताइवान के ऊपर अटैक करने की, उसको बचाया जाए। कम से कम जो गलतियां विश्व ने यूक्रेन का साथ न देकर करी हैं, वो गलतियां ताइवान के साथ न की जाए। और भारत जैसे देशों की भूमिका यहाँ पर मानवता के लिहाज से बहुत अहम हो जाती है। भारत जैसे देशों को अब जो है लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी। तटस्थ रहने का समय जा चुका है, उसके अपने फायदे थे, लेकिन आज का जो विश्व है
वो भारत को एक वैश्विक नेता के तौर पर देख रहा है, इसलिए भारत को अपनी भूमिका सशक्त रूप से निभानी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सवाल भी है कि भारत एक बार फिर बनेगा शांति दूत, और निश्चित तौर पर ये पूरी जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं, भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और बातचीत का दौर चल रहा है। और यदि ऐसा हो जाता है कि भारत के इंटरफेयर से यदि युद्ध रुक जाता है या खत्म हो जाता है, तो भारत की एक अपनी अलग और नाम, सम्मान और पहचान, स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन क्या रूस और यूक्रेन मानेंगे? क्या ज़ेलेंस्की या व्लादिमीर पुतिन मान जाएंगे? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है या जो अभी तक होता आया है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या होगा। फिलहाल जो भी होगा, चीजें सामने आएंगी। कोशिश तो यही की जा रही है कि अब इस युद्ध को खत्म किया जाए और शांति रखी जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।